चलिए स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर मेरा ठोस के प्रकार और ठोसों के कुछ गुण और एग्जाम्पल से बनाया था मैंने एग्जाम्पल पे। अब नेक्स्ट है ठोसों के प्रकार बताए थे मैंने, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब ये जो चैप्टर है वैसे ये क्रिस्टलीय ठोसों पे ही बेस्ड है। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। पहला चलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। नाम से पता चल रहा है आणविक। आणविक मतलब अणु से निर्मित। तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जो अवयवी कण यानी जो ठोस होता है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं यानी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। तो अणुओं से मिलकर बने होते हैं जो ठोस, वो आणविक ठोस कहलाते हैं। अब ये आणविक ठोस भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। पहला चलते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय मतलब कि जिसमें ऐसे ठोस जिनके अणुओं में या जिनके अणुओं के मध्य कोई पोल्स उपस्थित नहीं होते हैं, कोई ध्रुव नहीं होते हैं उपस्थित। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस क्या होंगे? अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स को हमने आपस में मिला दिया तो उन्होंने H2 क्रिएट कर लिया। ब्रोमीन के 2 एटम्स को आपस में मिला दिया तो उन्होंने क्या क्रिएट करा? Br2। ऐसी आयोडीन का I2 बन जाएगा। तो दोनों ही क्या होंगे? सेम हो सकते हैं या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो सकते हैं, जिनकी वजह से कोई भी पोल क्रिएट ना हो अणुओं के मध्य। तो इस प्रकार के जो ठोस कहलाते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस। जो पहला अध्रुवीय आणविक ठोस है उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये ध्रुवीय नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ठोस वे सारे ठोस जिनमें क्या होते हैं? अणुओं के मध्य पोल क्रिएट हो जाते हैं। अब पोल क्यों क्रिएट होते हैं? पोल मतलब ध्रुव। 2 ध्रुव क्रिएट हो जाएंगे, 2 ध्रुव बन जाएंगे। क्यों ध्रुव कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य जब बंध बनता है तो उनमें से जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता का परमाणु होता है वो क्या करता है? निम्न जो विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? जो आकर्षित कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी वो पावरफुल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिससे बेचारा इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से 2 पूल क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। तो इस प्रकार के ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, HCl है, HBr है, H2SO4 है। ये सारे क्या हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब तीसरा है इसका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसका मतलब क्या है? ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य क्या हो? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। और हाइड्रोजन बंधों को मैंने पिछली कक्षाओं में तुम्हें पढ़ा रखा है। हाइड्रोजन बंध को हम डैश डैश करके क्या करते हैं? डैश डैश, छोटे छोटे डैश, डैश बॉन्ड बोल सकते हो तुम। डैश बॉन्ड से उन्हें हम क्या करते हैं? शो करते हैं। तो अब इस प्रकार के जो ठोस होंगे इनके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों द्वारा निर्मित होते हैं। सहसंयोजक बंध मतलब कि क्या है? कोई अणु है उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रखा है? साझा कर रहा है। वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, और इस सहसंयोजक बंध के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण है उससे जो परमाणु होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो ठोस होते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, उनमें कौन से बंध उपस्थित होते हैं? सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंध बनाए रखता है। अब वो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से कैसा बंध बनाए रखता है? देखो पर्पल कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर समझ लो जो भी है।
ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ जो शार्प बॉन्ड बनाए हैं उन बंधों को हम क्या कहते हैं, जहाँ मैंने कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है उन्हें कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है, उसकी भी पूर्ति कर रखी है, और उससे इलेक्ट्रॉन उस अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उससे भी बोला कि तू भी इलेक्ट्रॉन दे। दोनों ने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बना रखे हैं वो बंध कहलाते हैं सहसंयोजक बंध। इसके अलावा देखो ऑक्सीजन में जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड, एक जोड़ा इधर है एक जोड़ा इधर है, तो वहाँ से देखो बंध जा रहे हैं, रेड कलर के बंध जा रहे हैं दोनों साइड, एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के लिए और दूसरी साइड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के लिए। तो इस प्रकार के ये जो बंध हैं, ये बंध जिनको हम डैश बॉन्ड कहते हैं, ये हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। और ये पूरा जो अणु है, इस बड़ी छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी यूनिट का क्या कर लेते हैं, क्रिएशन कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाती है, हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट वाला आणविक ठोस। अब इसके बाद सेकंड पे आते हैं आयनिक ठोस पे। अब आयनिक ठोस नाम से पता चल रहा है ऐसे ठोस जिनमें जो उपस्थित अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। आणविक ठोस में क्या थे, वो अणु थे, लेकिन जो आयनिक ठोस है उसमें जो अवयवी कण होंगे, यानी जिस ठोस कोई ठोस है उसका निर्माण किससे हुआ होगा, आयनों से हुआ होगा, तो ऐसा ठोस क्या कहलाएगा, आयनिक ठोस कहलाएगा। अब आयन आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। ऐसा आयन जिस पे धन आवेश हो वो धनायन, जिस पे ऋण आवेश हो वो ऋणायन। तो ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से परबल वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, जो आयनिक ठोस रहते हैं, आयनिक ठोस उनके क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तुम NaCl के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ोगे तो उसे तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। गलाना है सपोज, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसका एनर्जी एनर्जी दोगे मतलब एनर्जी किस फॉर्म में दोगे, हीट की फॉर्म में दोगे। गलाना है तुम्हें तो हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो क्या हो जाएगा, जो NaCl है और Na और Cl के बीच का बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हीट देनी पड़ेगी, और हीट देनी पड़ेगी तो उसका गलनांक क्या होगा, स्वतः ही उच्च हो जाएगा। हो गया, तो अब ये तो हो गया, ठीक है, कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब आगे देखो क्वथनांक की बात कर रहे हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। नॉर्मल पानी को तुम उबालते हो तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ये सेकंड यूनिट में है, हमारा सॉल्यूशन वाली यूनिट है, और जब हम उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो वो जल्दी उबलने लग जाता है। चलो ये तो सॉल्युबिलिटी की बात है, इसको बाद में करेंगे। अब अच्छा, अब जब कोई भी ठोस है, मैं आयनिक ठोस की बात कर रही हूँ, आयनिक ठोस जब वो ठोस अवस्था में है तो वो हमेशा क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। ऐसा नहीं है कि तुम नमक का ढेला उठा लो और उस पर 2-4 तार जोड़ दो और कहीं से सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में जोड़ दिया और बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नमक के ढेले से तुम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है तो तुम्हें पहले उस नमक को गलित अवस्था में यानी मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, या फिर उस नमक का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, विलयन बनाना पड़ेगा। ये भी मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन कर रखी है, नमक ले रखा है NaCl, वाटर के साथ मिला दिया उसे, तो इसने क्या प्रोडक्ट दिया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें देखना है कि मतलब ये विद्युत का सुचालक हो रहा है मोल्टन स्टेट में या नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड किया है, यहाँ पे चित्र कॉपी कर दिया है। देखो उसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लोगे तो वो क्या है, देखो एक जो पॉजिटिव एंड होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जो नेगेटिव एंड होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैंने एक क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटर यानी जनरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, तुम इसमें कोई कुंजी भी लगा सकते हो। और जो ये ब्लू
तुम्हें सॉल्यूशन दिख रहा है, ये किसका सॉल्यूशन है? नमक का सॉल्यूशन है जल के साथ घुला हुआ। तो इसमें क्या हो गए हैं, Na पॉजिटिव आयन भी हैं, Cl नेगेटिव आयन भी हैं, वाटर के H पॉजिटिव भी हैं, वाटर के OH नेगेटिव भी हैं, तो सारे आयन्स हैं। तो इसमें क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव एंड की तरह काम कर रहा है, एक जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव एंड की तरह काम कर रहा है। ये मैंने बताया था तुम्हें कि जो नेगेटिव एंड होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो नेगेटिव वाले आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा इसमें विपरीत आवेश वाले आयनों को ही कैथोड क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके जमा हो जाएगा नीचे पे, जहाँ पे कैटायंस और एनायंस लिखा हुआ है उसके आसपास ऐसे जमा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे तो रिएक्शन खैर बैलेंस्ड है, तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, जैसे इन्वर्टर वगैरह में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर। अब आगे देखो, ये हो गए आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस मोल्टन स्टेट में हो या फिर विलयन की अवस्था में हो तभी विद्युत के सुचालक होंगे। यदि वो ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत के सदैव कुचालक रहेंगे। ठीक है, अब तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में चलते हैं हम। धात्विक ठोस नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ठोस जो क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु, अब धातुओं में क्या होता है, धातुओं में लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, ये सारी धातुएं हैं। ये क्या होते हैं, सारी धातुएं धात्विक ठोस का एग्जाम्पल है। अब इनमें क्या होते हैं, जो धातुओं के बंध होते हैं, धात्विक बंध जिन्हें बोलेंगे हम। धात्विक बंध किससे क्रिएट होते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन 281 तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त करेगा, और उस 1 इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने के कारण, या फिर जैसे आयरन ले लिया, Fe2 पॉजिटिव ले रखा है हमने तो धनायन है, प्लस उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से, Fe2 पॉजिटिव बोला मैंने, फेरिक बोला। ठीक है, तो क्या करेगा, फेरस Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव भी होगा तो फेरिक हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, तो 2 आयन कहीं से लेगा, अपने आप क्या है, Fe2 पॉजिटिव है तो धनायन है। ठीक है, 2 है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने ले सकता है वो कहीं से, तो क्या करेगा, इन दोनों के मध्य उस धनायन और 2 इलेक्ट्रॉनों के, या फिर जब Fe3 पॉजिटिव में होगा, फेरिक में होगा, तो तब क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनके मध्य जो आकर्षण बल होगा उसके कारण क्या हो जाएगा, धात्विक बंधों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है धात्विक ठोस में। और धात्विक ठोस, जितने भी धात्विक ठोस हैं सारे ही आपको पता है, लोहे की तार, एल्यूमिनियम की तार, तांबे की तार, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर के तौर पे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। अब नेक्स्ट टाइप है क्रिस्टलीय ठोस का, सहसंयोजी ठोस। अब ऐसे ठोस जिनमें क्या होंगे, जो ठोस के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। अब सहसंयोजी ठोसों की एक विशेषता ये होती है कि जब हम इनका हमें 3 डायमेंशनल व्यू देखना हो, 3D स्ट्रक्चर देखना हो, तो तब क्या होते हैं, इनकी जो सहसंयोजक बंधों के कारण जो इनकी व्यवस्था होती है अणुओं की, या इनके जो कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे हीरा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हीरा, ग्रेफाइट भी है, क्वार्ट्ज भी है, घड़ियों में यूज़ होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो हीरा है, हीरा मैंने बताया था, हीरे में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और जहाँ जो कार्बन परमाणु होगा उसकी स्थिति वहीं रहेगी सदैव। ऐसी ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु क्या होता है, 3 अन्य ग्रेफाइट परमाणुओं से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट नहीं, कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, कार्बन के अपर रूप भी बोलते हैं तुम इन्हें, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, कोल, ये सब कोलतार वगैरह। तो ये क्या है, सहसंयोजी ठोस में आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज।
ठीक है। तो ये हीरा है जैसे, तो इसका एक छोटी यूनिट की बात करेंगे हम, तो छोटी यूनिट ऐसे दिखाएगी कि एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 4। अब 4 कार्बन परमाणु है तो प्रत्येक 4 अन्य चारों से जुड़े होंगे, ऐसी अन्य 4 और अन्य चारों से जुड़े होंगे। तो इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, आपस में सह संयोजक बंध बनाकर एक विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। और इन ठोसों की क्या होती है, विस्तृत अनेक रूपता इनमें पाई जाती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अब देखो हम कल, आज आप लोग इतना कंप्लीट कर लेना, कल हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।